जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे, इसके तहत गवर्नर जनरल एवं वायसराय हम लोग देख रहे थे। तो गवर्नर तो कंप्लीट हो गया था, गवर्नर जनरल यानी कि हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल अभी रिसेंटली देख रहे हैं ना, और बाद में वायसराय। तो इसके तहत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, तीसरा या चौथा है ना। तो जिसमें 2 या 3 गवर्नर जनरल हो जा रहे हैं, उनको हम लोग कंप्लीट। तो इसमें देखिए हम लोग और सर जॉर्ज बारलो, उसका लॉर्ड मिंटो प्रथम, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था और लॉर्ड वेलेस्ली को यानी बंगाल के शेर को, तो उसका 1798 से लेकर के 1805 तक टाइम पीरियड रहा था। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1805 से 1807 किसका, जॉर्ज बारलो। ठीक है, 1807 से लेकर के कुल मिलाकर 1813 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग महत्वपूर्ण है। तो फुल डिटेल्स में देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरीके से एक भी चीज़ें ना छूटे और चीज़ें समझ में भी आ सकें। तो वास्तव में मज़ा आ जाएगा, पूरा विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं। और वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए, जिससे आपको मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली की बात शुरू होगा, जॉर्ज बारलो। ठीक है, तो सर जॉर्ज बारलो, इनका जो है वर्ष 1805 से 1807 यानी कि 2 वर्ष इनका टाइम पीरियड रहा था। तो अब इसमें जो है इसने क्या किया ना, ये है इनका पिक्चर। ठीक है, सर जॉर्ज बारलो का। इसने सबसे पहले जो है अहस्तक्षेप की नीति को बहुत कठोरता से पालन करने की कोशिश करी थी या की। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति को कठोरता से इसने पालन किया था। और उसके बाद सिंधिया को ग्वालियर तथा गोहद का प्रदेश वापस कर दिया। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये जो सिंधी थे, सिंधियों से जो अंग्रेजों ने ले लिया था ग्वालियर और गोहद का प्रदेश, वो वापस दे देता है इन लोगों को, सिंधियों को। और उसके बाद साथ ही साथ हम कहें जो राष्ट्रपूत थे, राजपूत, तो उससे भी उसने सुरक्षा वापस ले ली है ना। और लेकिन जो डायरेक्टर्स थे उनके विरुद्ध जाकर के इसने बसीन की संधि भी कर ली थी है ना। और फिर इसी के समय में बेल्लोर में 1806 में सिपाहियों का विद्रोह हुआ था और ये पूरा 1 दिन चला था। और ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसी की वजह से सर जॉर्ज बारलो को हमारे हिसाब से याद किया जाना चाहिए। ठीक है, बेल्लोर की घटना इतनी महत्वपूर्ण थी। देखिए ये जो था साउथ इंडिया वाला क्षेत्र था है ना, तो अब जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है बेल्लोर। ठीक है, तो वहाँ के सैनिकों में मतभेद हो गया। एज लाइक 1857 सेम टू सेम वही सिचुएशन था। और जो लगभग 51 साल बाद फिर से उभरता है। इसमें क्या हुआ, सैनिकों को नए वर्दी दी गई है ना, नए पोशाक दिए गए। और पोशाक के तहत कुछ कंडीशन थे, वो जो है सैनिकों को अखर गया। देखिए क्या क्या था, जो हिंदू होंगे उनको तिलक नहीं लगाना है। ठीक है, हिंदू तिलक नहीं लगाएंगे। और मुस्लिम दाढ़ी मूंछ पर मतलब ट्रिम लगा देंगे, यानी कि उन्हें दाढ़ी मूछें नहीं रखनी है। और ऊपर से टोपी अंग्रेजों वाला पहनना है, जो ईसाई धर्म को मतलब निरूपित करता था, दर्शाता था। और उस पर चमड़े भी लगे होते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है उस समय तो धर्म बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे माना जाता है ना। समंदर लांघ लिए तो भी बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, देश निकाला दे दिया जाता था ऐसे लोगों को। तो सैनिक मजबूर हुआ करते थे, तो उसमें भी बहुत सारे परेशान हुआ करते थे। तत्काल जो कारण था उन लोगों का, तो नया जो ड्रेस इनके लिए बनाया गया सैनिकों के लिए, वो बना। ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारे रीजंस थे है ना, जैसे समुद्र के पार भेज दिया गया। ठीक है, किसी दूसरे देश में, वो भी एक समस्या होती थी।
तो इसके तहत पूरा एक दिन बहुत ही हिंसक और आक्रामक, यानी कि मंगल पांडे से भी ज़्यादा हम कहें तो आक्रामक घटना होती है यहाँ पे लगभग ये कहा जाता है कि 200 सैनिक, ब्रिटिश सैनिक, ठीक है, अंग्रेज सैनिक 200 से ज़्यादा या लगभग 200 के बीच लगभग घायल हुए या मृत्यु उनकी हो गई, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा सस्पेंस में है कि मृत्यु हो गई या घायल, लेकिन 200 लोगों को क्षति पहुंची थी कुल मिला के अंग्रेज सेना को, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि मार दिया गया। और उसपे किले पे वेल्लोर किला था, वहाँ पे इन सैनिकों ने घेराबंदी कर दी थी। और बाद में इसको रोकने के लिए अब यही वेल्लोर की जो घटना है, इसी के कारण बार्लो को हटा दिया जाता है, सर बार्लो को बुला दिया जाता है, सर जॉर्ज बार्लो को, और बैटिंग को इसको दबाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो उस समय जो विलियम बैटिंग था वो मद्रास का गवर्नर था। आप जानते हैं जो विलियम बैटिंग है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करता है ना, जो 1828 से 35 के बीच में रहा था। तो ये इस समय मद्रास का गवर्नर था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लॉर्ड विलियम बैटिंग की, है ना। तो ये जो है आके इसको दबाता है, तोपें होती हैं, और यानी कि एक व्यापक विद्रोह था। तो उस हिसाब से घुड़सवार, तोप, ये सब लाने पड़े थे, और लगभग 600 लोग, भारतीय सैनिक 600 लोग मारे गए, और कुछ 100-125 या 100 के आसपास लोगों पर औपचारिक रूप से, कुल मिला के भाई बात तो पहले तो इन्हें मारना ही था, कौन सा वो डरते, ऐसा तो था नहीं, उन्हें तो दमन करना था ना। तो 100 लोगों के ऊपर जो है कोर्ट मार्शल वगैरह भी चलाया गया था, क्योंकि सैनिक थे। तो ये सब चीज़ें थी। और अगर हम कुल मिला के बात कर लें तो लगभग 350 लोग जो है भारतीय लोग मार दिए गए थे, है ना, और लगभग 350 लोग और घायल हुए थे। ये सब चीज़ें हुई थी। तो ये घटनाक्रम में इसके तहत, ठीक है। तो ये था वेल्लोर की संधि, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह अगर पूछेगा तो किस लिए था, तो आप कहेंगे धार्मिक मामले ही थे, है ना, जिसमें तिलक लगाना और पगड़ी न पहनना, उसकी जगह पे टोपी पहनना, और टोपी में वो भी ईसाई धर्म को दर्शाता था, यानी ऐसा लग रहा था कि ईसाई धर्म वाले जैसे लोग पहनते थे, जो ईसाई धर्म को अपना चुके थे उनको पहना जाता था। तो ऐसी टोपी थी, और उसमें भी चमड़ा लगा हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम दोनों को मतलब इसमें बुरा लग रहा था। तो ये सब चीज़ें थी, बालियां वगैरह ना पहनना, ये सब कारण थे, ठीक है। तो इसकी वजह से 1806 में सिपाहियों का वेल्लोर विद्रोह हुआ था, जो उस समय की सबसे पहली बड़ी घटना थी विद्रोह के रूप में, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में, जो 1807 से 1813 तक इनका समय काल रहा था। तो इसमें इसने क्या किया, देखिए 1809 में रणजीत सिंह के साथ इसकी अमृतसर की संधि होती है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम का ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं। जब वो गवर्नर बना उससे पहले वो नियंत्रण बोर्ड का एक अध्यक्ष हुआ करता था, है ना, नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था। और फिर वो 1807 में आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और इसका जो मुख्य कार्य था वो राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि थी, जो 1809 में हुई थी। और इस पे जो है अंग्रेजों की तरफ से इस संधि पर मेटकाफ ने, यानी कि इसका पूरा नाम था चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ, उसने साइन करी थी,
ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है सिग्नेचर किसने किया था, है ना। तो लॉर्ड मेटकाफ ने। और इसी के समय पर्सिया का भी संधि हुई थी, है ना। इसके अनुसार कोई विदेशी सेना उसके बिना आज्ञा के अब प्रवेश नहीं कर सकती, ये सब चीज़ें थी। तो आप इसमें मुख्य रूप से यही याद रखेंगे, बाकी कुछ है नहीं लॉर्ड मिंटो प्रथम में। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य आदमी, यानी इस वीडियो के मुख्य टॉपिक, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग, यानी वर्ष 1807 से 1813 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा था। इनका भी पिक्चर देख लीजिए, यह है मिस्टर लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। अब इसके व्यापक कार्य क्षेत्र थे, इसने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और एक मिनट, ये जो डेट है ये पुराना डेट ही पड़ गया है इसका। 1800 देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग जो है ना 13 से 23 तक था, इसको मिटा दीजिए। 1813 से 1823 तक 10 वर्ष तक रहता है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम था, तो भाई 7 से 13 फिर ये भी थोड़ी हो सकता है, कन्फ्यूजन हो गया था। ये 10 साल रहा था, ठीक है, इसलिए ज़्यादा काम भी कर पाया। तो 1813 से 1823 तक, टाइपिंग गलत हो गई थी। चलिए अब देखिए, ये जो है शुरुआत में जब ये चला तो ये संकल्प लेके चला था कि वहाँ से कि भैया ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति को अपनाएगा। लेकिन वो अपने इस नीतियों पर नहीं चल सका और मामला शुरू हो गया। सबसे पहला आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ था। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल के विरुद्ध जो है कार्रवाई करनी पड़ी थी सबसे पहली, जो कि ये कहा था कि हस्तक्षेप की नीति अपनाऊंगा, है ना। लेकिन वो इस नीति पर नहीं चल सका और इसके तहत 1814 में नेपाल पे कार्रवाई करनी पड़ी इसको। और हुआ यह था कि जो अंग्रेज कर्नल थे, एक निकल्स या निकलसन दोनों कह सकते हैं आप, तो और दूसरे जो है गार्डनर हो जाएंगे। अभी सुनते रहिएगा, ठीक है, कहानी। निकलसन और गार्डनर थे, उन दोनों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, ठीक है, अल्मोड़ा पर इन दोनों ने अधिकार कर लिया, है ना। अब देखते रहिए क्या घटना हो रही है। जब उन लोगों ने अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया तो उस समय जो गोरखा नेता थे अमर सिंह, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, जिसमें इसमें देखा 1816 में सिंगरौली की संधि हुई थी, जिसमें अमर सिंह थापा के साथ ये संधि हुई थी। तो वहाँ जो नेता थे, गोरखों के नेता, वो अमर सिंह थापा ही थे, है ना। गोरखाओं के नेता जो थे वो अमर सिंह थापा थे। तो भाई उनके बीच ये मामला गड़बड़ हो जाता है ना, लड़ाई चलती है और निकलसन और गार्डनर तथा अमर सिंह थापा के बीच युद्ध में थापा जी हार जाते हैं और निकलसन और गार्डनर जीतते हैं। तभी तो अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेता है, इन लोगों ने अधिकार कर लिया। और उसके बाद फिर संधि हो जाती है 1816 में, सिंगरौली की संधि, ठीक है। ये आंग्ल नेपाल युद्ध के तहत हुई थी। तो 1816 में सिंगरौली की संधि हो जाती है और इसके तहत जो था, अब देखिए क्या क्या देना पड़ गया। देखिए गढ़वाल, कुमाऊनी तो सॉरी भाषा है, कुमाऊं होगा। फिर शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल अंग्रेजों ने ले लिया। कौन कौन सा? गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, उसके बाद रानीखेत, शिमला, ये अंग्रेजों ने ले लिया। और तथा जो गोरखों को काठमांडू यानी आज का नेपाल वाला क्षेत्र, ठीक है, तो काठमांडू में भी जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, यानी कि हम कहे तो बटालियन, उसको रखना जरूरी हो गया था। समझ रहे हैं? लगभग देखिए अल्मोड़ा, गढ़वाल, कुमाऊं, रानीखेत, नैनीताल और साथ ही साथ शिमला, इन सबको उन लोगों ने ले ही लिया। और साथ ही साथ उन्होंने काठमांडू में
जो अंग्रेज रेजिडेंट थे उनको रखा। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से मामला अंग्रेजों के ही हाथ में है। ठीक है, मजबूरी था, अमर सिंह हार भी गए थे। ठीक है, तो ये था आंग्ल नेपाल युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पिंडारियों का दमन। और देखिए पिंडारियों का दमन जो है 1817 में हुआ था। तो 1817 और 18 का टाइम पीरियड था। तो पिंडारियों का एक मतलब बहुत ही प्रमुख नायक था जिसका नाम था चीतू पांडे। ठीक है, चीतू है ना, और भी लोग थे। तो अब इसमें क्या होना है, चूंकि पिंडारियों का दमन हो रहा है तो भाई हारेंगे ही, है ना। अब इसमें देखिए जो हेस्टिंग था उसको इसका भी श्रेय मिला, भाई उसने किया था पिंडारियों का दमन। एक मूवी है, मैंने भी पूरी नहीं देखी है, वीर। ठीक है, तो वीर में जो सलमान खान था वो जनजाति ही था। ये पिंडारियां जो है जनजाति थी, और ये ऐसी जनजाति थी कि जैसे लूटती थी किराए पे। जैसे पेशवा ने बुलाया, पेशों ने बुला लिया तो पिंडारी पेशों के लिए युद्ध करने चल पड़े। भैया अपना फिक्स होता था कि इतने मुझे धन चाहिए। तो ऐसे ही वो लोग थे पिंडारी, बहुत साहसी भी थे, है ना, थे जनजाति, लूट मार भी करने लगे थे। ठीक ना। तो उस मूवी में थोड़ा बहुत दिखाया, लगभग मैं भी पूरा नहीं देख पाया, थोड़ा बहुत शायद बचा हुआ है, और समय मिलेगा देखें कभी। हाँ, तो इसकी कहानी हम लोग समझते हैं। जो पिंडारी थे और वे लुटेरे ही थे, है ना, लूट मार करते थे और किराए पे युद्ध करने जाया करते थे, हायर कर लिया जाता था युद्ध करने के लिए। ठीक है, और इसमें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों हुआ करते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोग होते थे, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि इनका दमन कैसे होता है। इनका जो मुख्य नेता था चीतू, ठीक है, चीतू पांडु को चीता खा जाता है। ठीक है, पांडे नहीं कहिए, चीतू ही था। ठीक है, तो इसको चीता मतलब शेर, ठीक है, शेर मारकर खा जाता है, यानी कि शेर खा जाता है, और यहीं से इनका दमन हो जाता है। उससे पहले करीम खां ये भी लोग थे। ठीक है, अब उसी समय इसने जो है टॉमस हिस्लोप को कमान संभालने के लिए दी थी, है ना। हम लोग यहीं आते हैं, तो जिसके तहत जो मोहम्मद थे उन्होंने पिंडारियों के नेता जो थे एक वासिल मोहम्मद, वो चले गए थे सिंधियों के यहाँ, मोहम्मद। ठीक है, एक और नेता थे वासिल मोहम्मद जो पिंडारियों के नेता थे, है ना, वो गए सिंधियों के यहाँ। अब सिंधी जो थे उन्होंने अंग्रेजों को वापस सिंधियों ने सौंप दिया, वासिल मोहम्मद को सिंधियों ने सौंप दिया अंग्रेजों को। और फिर भाई इनकी मृत्यु होनी है। और उधर फिर करीम खां थे एक, देखते रहिए, 2-3 नेता थे बढ़िया बढ़िया। करीम खां को गोरखपुर में एक रियासत दे दी गई। अंग्रेजों को देखिए रणनीति क्या थी, गोरखपुर में रियासत दे दी गई छोटी सी, अब आप वहीं रहो। करीम खां भी नेता थे, है ना। और बचे चीतू पांडे को, जो सबसे जुझारू टाइप का आदमी था वो चीतू पांडे ही था। सॉरी, बार बार पांडे कर रहा हूँ, सिर्फ चीतू ही है। ठीक है, तो वो उसको शेर खा जाती है ना। तो इस तरीके से पूरी की पूरी पिंडारी समूह ही समाप्त हो जाती है, और लगभग 1824 तक पूरा पिंडारी समूह खत्म कर दिया जाता है। तो ये थोड़ी बहुत घटना थी, पिंडारियों का दमन कैसे हुआ। 1-2 को तो निपटा दिया गया, और कुछ जो जैसे करीम खां थे इनको लालच दे के सुलटा दिया गया, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, सॉरी इससे पहले कुछ है, हाँ, मराठा संघ का अंत कर दिया गया, है ना। तो मराठा संघ में इसमें क्या होता है, मराठाओं के संग तृतीयांग मराठा युद्ध होता है, मैसूर नहीं, मराठा युद्ध। ठीक है,
इसमें पेशवा को, जो पेशवा थे उस समय, है ना, उन्होंने हार मान ली, भैया ऐसा है कि मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो 1817 में 1 जून 1817 को उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने भाई हार स्वीकार करी, हस्ताक्षर कर ली थी कि ये चीजें हैं। और हस्ताक्षर के दौरान उनके पास जो मराठा साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। ठीक है। 1 जून 1817 को जब अपनी हार स्वीकार करी थी तो कैसे, हस्ताक्षर उन्होंने किया था, और हस्ताक्षर करने के साथ मराठा साम्राज्य खत्म, समाप्त कर दिया गया, यानी कि उनके हाथ से चला गया। और फिर हेस्टिंग ने बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतारा और क्या कहा, भैया ले लो 18 लाख रुपए, है ना, जो पेशवा थे बाजीराव। तो अब यही सब हुआ करते थे, जैसे आपने देखा अवध में भी लास्ट में यही होगा, है ना, पेंशन देने लगते थे, भैया ऐसा है 18 लाख वार्षिक रुपए पेंशन लो। और एक जगह था बिठूर, वहाँ भेज दिया, जाओ आराम से मौज करो और पेंशन पे जियो खाओ। ठीक है। और बाजीराव द्वितीय को भी लगा चलो भाई ठीक ही है ना, औकात तो थी नहीं कि युद्ध करके जीत सकें, तो वो भी 18 लाख सालाना लेकर के खुश हो गए, बिठूर में जाके आराम फरमाने लग गए। तो मामला मराठा संघ का भी यहीं पे समाप्त हो जाता है 1 जून 1817 को। तो ये छोटी सी कहानी थी इसके तहत। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं भूमि व्यवस्था। तो भूमि व्यवस्था में आपने इसमें देखा होगा, जैसे महलवाड़ी थी, है ना, रैयतवाड़ी, ये सब व्यवस्थाएं थी। तो इसमें था एक अंग्रेज अधिकारी, तो वो हेस्टिंग के समय में ही, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, एलिफिंस्टन इसका नाम था, इसने बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग समझना चाहें कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, है ना, तो अब देखिए ये मामला मुनरो से और ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, रैयत जो था, जैसे किसानों के बीच सीधा सीधा, अब जैसे महलवाड़ी में था, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी पहले समझ लीजिए। महलवाड़ी क्या है और रैयतवाड़ी क्या है, पहले रैयतवाड़ी को समझते हैं, चूंकि रैयतवाड़ी हम लोग पास है इस समय वर्तमान में। ठीक है। तो इसमें जो था लगान जो वसूल करना था, वो सीधा सीधा किसानों से, सिर्फ ये समझ लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा सीधा किसानों से ले लिया जाए, वो रैयतवाड़ी कहलाएगी। समझ में आ रही बात? यानी कि महलवाड़ी में क्या था, जो बिचौलिए थे, जमींदार वगैरह, है ना, तो उनसे जमींदार, ठीक है, ये बिचौलिए थे, उनसे नुकसान हो रहा था अंग्रेजों को। भाई ये किसानों से लेते थे और किसानों से लेने के बाद कुछ अपने पास स्टोर करते थे, फिर ऊपर पहुंचाते थे महलवाड़ी के तहत अंग्रेजों को। तो अब इसमें अंग्रेजों को नुकसान होने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का शोषण भी हो रहा था। भाई अब अंग्रेजों को भी ज़्यादा लगान चाहिए, उसके ऊपर जो जमींदार लोग हैं उनको भी तो अपना फ़ायदा उसमें देखना है, अपना फ़ायदा वसूल करना है अंग्रेज़ों के नाम पे ही। तो इस तरीके से किसान बिल्कुल परेशान हो गए, है ना। तो ये बीच का रास्ता निकाला गया कि ऐसा करते हैं, डायरेक्ट हम लोग किसानों से ही लगान वसूल करते हैं, इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। आप ध्यान देंगे इस बात पे। अब यहाँ पे बम्बई की बात कर रहा हूँ मैं, बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है, एल्फिंस्टन के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं, अब बंगाल में रैयत के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए
1822 में टेनेंसी एक्ट पारित कर लिया गया। टेनेंसी एक्ट को अगर हम कहें कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, तो इसे हम कहते हैं काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, काश्तकारी अधिनियम, है ना। अब काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया गया कि भैया बंगाल में रैयतवाड़ी है उसके जो अधिकार हैं वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, है ना। तो उसके तहत 1822 में क्या कर दिया गया, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया गया। अब इसमें क्या था, इसमें रैयत के तहत टैक्स जो है, यानी कि जो भी अपना निश्चित किराया था वो देती रहे, उसे ना हटाया जाए, यानी कि इसको विस्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसी चीज को पक्का मुहर लगा देना ही टेनेंसी एक्ट थी। ठीक है, रैयतवाड़ी को ही, रैयतवाड़ी में जो भी किराया दे रहा था किसानों ने या दे रहे थे जो भी किसान थे, तो रैयतवाड़ी को बिल्कुल फिक्स्ड करने के लिए 1822 में टेनेंसी एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक है, या काश्तकारी अधिनियम। तो इस तरीके से मामला चलता रहे और इसे विस्थापित नहीं किया जा सके, तो इसी के तहत काश्तकारी अधिनियम 1822 में शुरू किया गया था। तो ये हम लोग का खत्म हो गया है लॉर्ड हेस्टिंग। आज हम लोगों ने देखा जॉर्ज बारलो, मिंटो प्रथम और लॉर्ड हेस्टिंग। अब हम लोग बात करेंगे एमहर्स्ट और उसके बाद विलियम बेंटिंग जो भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे। और विलियम बेंटिंग में भी ठीक ठाक हम लोग को पढ़ना है, और उसके बाद फिर मेटकाफ और ऑकलैंड वगैरह देखना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।